गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम जैसे एक टर्म सीख रहे थे CD4 CD8। CD का मतलब है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन ये ऐसे को रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं। जैसे आपको पता है कि जब भी कोई पैथोजन की एंट्री हुई थी तो मैक्रोफेज ने उनके कुछ एंटीजन को आइसोलेट किया, अलग किया और अपना एक प्रोटीन दैट इज कॉल्ड MHC, मेजर हिस्टोकॉम्पिटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, उसको सरफेस पे ले आते हैं ताकि हेल्पर टी सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल इसको रिकॉग्नाइज करें। तो आगे हमने ये भी देखा था कि हेल्पर टी सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल उनके रिसेप्टर होते हैं, उन रिसेप्टर को कहते हैं टी सेल रिसेप्टर। टी सेल रिसेप्टर किसके साथ बाइंड करेंगे? टी सेल रिसेप्टर बाइंड करते हैं उसके एंटीजन के साथ। एक टी सेल रिसेप्टर, दूसरे एक और रिसेप्टर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं को रिसेप्टर, वो CD होते हैं, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी टी सेल रिसेप्टर के साथ साथ एक और रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, जिनका एक और रोल भी है, सेल सिग्नलिंग का भी रोल है। सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन का मतलब है जब ये को रिसेप्टर बाइंड करेंगे किसी सेल के साथ तो वो इम्यून सेल अपना कोई एक्शन दिखाते हैं। तो इसी तरह से थोड़ी सी पॉइंट्स हैं कि लाइक CD क्या है, तो ये थोड़ा सा आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। CD एक प्रोटीन्स है फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ सेल्स, इम्यून सेल। जब ये इम्यून सेल मैच्योर होते हैं तो उनकी सरफेस पे एक प्रोटीन आ जाते हैं, प्रोटीन है जिससे जनरली हम सरफेस पे जो प्रोटीन होते हैं उनके लिए जैसे एक लफ्ज जो जिस लाइक रिकग्निशन में या आइडेंटिफिकेशन में इस्तेमाल होते हैं उसके लिए लफ्ज एंटीजन लफ्ज इस्तेमाल भी किया जाता है। तो यूनिक टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, यूनिक टाइप के होते हैं, रिसेप्टर के तौर पे भी काम करेंगे और सेल सिग्नलिंग के तौर पे भी काम करेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ CD4 और CD8 का जिक्र है हमारे टेक्स्ट बुक में। तो CD4 क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएट, ये इनकी नेमिंग इम्यूनोलॉजिस्ट होते हैं वो देते हैं अपने तौर पे। CD4 CD8 CD56 इस तरह से डिफरेंट सेल्स पे, मोनोसाइट्स पे, लिम्फोसाइट्स पे अलग अलग को रिसेप्टर है। एक तो रिसेप्टर जाके एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं, दूसरे इनके अलावा एक और को रिसेप्टर्स होते हैं, एडिशनल एक्स्ट्रा रिसेप्टर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, जिससे हमारे बुक में जो फिलहाल जो टर्म यूज हुए CD4 एंड CD8 यूज हुआ है। CD4 जो है सर्व एज अ को रिसेप्टर फॉर द टी सेल। टी सेल रिसेप्टर के साथ साथ एक तो टी सेल रिसेप्टर होते हैं प्लस में एक और को रिसेप्टर होता है जिसे कहते हैं CD4, और जो CD8 है सर्व एज द को रिसेप्टर फॉर द टी सेल रिसेप्टर उसके साथ। बट ये काम किस में करेगा? प्लेस रोल इन द टी सेल सिग्नलिंग एंड एडिंग इन विद साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल के साथ ये वर्क करेंगे। और इसी तरह से CD4 जो होता है खास तौर पे CD4 हेल्पर टी सेल, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस और डेंड्राइट सेल के साथ काम करेंगे। तो बस यही थोड़ी सी पॉइंट जो आपको नोट करनी थी, जिससे हमारी बुक में तो थोड़ी है कि CD4 हेल्पर टी सेल, जैसे T4 सेल जैसे जनरली कहते हैं वो CD4 बिकॉज इनके साथ जो है एक को रिसेप्टर मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जिसे कहते हैं CD4। तो हेल्पर टी सेल के साथ, मोनोसाइट्स के साथ, मैक्रोफेजेस के साथ और डेंड्राइट सेल्स के साथ जो को रिसेप्टर होता है, को रिसेप्टर एक रिसेप्टर प्लस को रिसेप्टर। इसी तरह से CD8 जो होता है खास तौर पे साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं उनके साथ को रिसेप्टर के तौर पे काम करेगा। जैसे आप देखें एक होते हैं टी सेल रिसेप्टर होते हैं, जैसे ये MHC कॉम्प्लेक्स है और ये एंटीजन है। इनके अलावा जब भी कोई जैसे मैच्योर सेल होगा आगे तो फिर उनमें एक CD8 रिसेप्टर भी होते हैं। इसी तरह से CD4 रिसेप्टर भी, मैच्योर हेल्पर टी सेल होगा उसके अंदर CD4 को रिसेप्टर होगा, मैच्योर साइटोटॉक्सिक टी सेल होगा उसके अंदर CD8 को रिसेप्टर होगा। तो यही चीजें हमने कल डिस्कस की थी कि जैसे इमेच्योर सेल्स होते हैं तो उसमें ये इमेच्योर सेल्स हैं तो उसमें CD4 या CD8 नहीं होते। जब भी कोई इम्यून सेल मैच्योर होता है तो उसकी सरफेस पे एक प्रोटीन आ जाता है, बन जाता है। वो प्रोटीन जो है एक तरह से जो रिसेप्टर को रिसेप्टर के तौर पे भी काम करता है, एज वेल एज सेल सिग्नलिंग के तौर पे भी काम करते हैं। तो जब भी मैच्योर टी सेल होगा, हेल्पर टी सेल होगा या साइटोटॉक्सिक टी सेल होगा
तो उनके अंदर उनकी सरफेस पे ऊपर जैसे एक और प्रोटीन बनता है जो को रिसेप्टर के तौर पे काम करेगा, इसे कहेंगे CD4 जो नेचुरल हेल्पर टी सेल में होगा, और इसी तरह से जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होगा उसके अंदर CD8 को रिसेप्टर होगा। और मजीद इतनी इनकी डिटेल नहीं है, पहले भी आप जैसे स्टूडेंट्स इम्यून सिस्टम के हवाले से थोड़े से आप लाइक डिफिकल्ट चीजें लग रही हैं, बिकॉज मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है कि काफी सारे स्टूडेंट्स जैसे फर्स्ट ईयर में थोड़े से इम्यून सिस्टम को आखिर में जब पढ़ते हैं तो टाइम नहीं दे पा रहे हैं या कुछ और इशू होता है, तो चीजें थोड़ी देर से समझ में आ रही है, बट थोड़ी देर से। थोड़ी सी मेहनत आपकी एंड पे होगी तो यकीनन जो आप समझ भी लेंगे और याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कल जैसे हमने पढ़ा था, यही टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, टाइप्स ऑफ सेल्स। Two main categories of T cells have been identified. First group is known as CD8 cells because they have surface marker designated as CD8. CD8 किसमें होते हैं? जैसे T cell receptors में साइटोटॉक्सिक T cell MHC कॉम्प्लेक्स के साथ जैसे ये वर्क करते हैं, और इंक्लूड साइटोटॉक्सिक T cell एंड सप्रेसर T cell। सेकेंड ग्रुप है जो हेल्पर T cell, आल्सो नोन एज CD4। CD4 ये किसमें, जैसे हेल्पर टी सेल्स मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस है, उनके साथ ये काम करते हैं। जस्ट आपको जैसे दो लफ्ज ही याद करने थे, CD4 एंड CD8। उसके बाद जैसे आपको याद होगा, हमने कल भी डिस्कस किया था कि टी सेल के फर्दर चार किस्म है, साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल्स। तो चार ये जो किस्म के जो सेल्स हैं, हमने इनका रोल या फंक्शन जो इम्यून सिस्टम के हवाले से वो भी डिस्कस किया था। साइटोटॉक्सिक टी सेल यकीनन साइटोटॉक्सिसिटी का अमल करेंगे। जैसे आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि जैसे सबसे पहले जैसे जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं, पोर फार्मिंग और परफोरिन प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे, जो इन्फेक्टेड सेल के अंदर पोर करेंगे। उसके बाद एंजाइम उसके अंदर इंटर होंगे, देन उस सेल की जो लाइसिस होगी, बस्ट होगा। इस अमल को हम कहेंगे साइटोटॉक्सिसिटी। और ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल का रोल होता है, किलर सेल है। इसी तरह से हेल्पर टी सेल्स है, तो आपको याद है कि हेल्पर टी सेल का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। हेल्पर टी सेल यकीनन आपने पढ़ा होगा कल, जैसे इंटरल्यूकन 1, इंटरल्यूकन 2, और देन जो आगे जैसे बी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल को स्टिमुलेट करते हैं, वो अपना फंक्शन दिखाते हैं। इसी तरह से सप्रेसर टी सेल, सप्रेस करना मींस स्टॉप करना। जैसे अगर कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स है, पैथोजन को जैसे अब किल कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारा इम्यून सिस्टम जैसे उस पर ओवरकम कर लिया उसने, तो यकीनन फिर क्या होगा, सप्रेसर टी सेल शट डाउन द इम्यून रिस्पांस। मेमोरी टी सेल्स होते हैं री इन्फेक्शन या फ्यूचर में अगर वही सेम पैथोजन आता है तो उसको क्विकली आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पैथोजन है, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं मेमोरी टी सेल कहते हैं। हम इनकी थोड़ी सी डिटेल जो हमारे बुक की है उसको भी जरा देखेंगे, बुक की डिटेल कि कौन से जो है टाइप्स हैं। जैसे सबसे पहले साइटोटॉक्सिक सेल पे आते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल। काफी मर्तबा ये सारी चीजें डिस्कस की हमने। दीज सेल्स सीक्रेट साइटोटॉक्सिन्स। एक्चुअली जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट उनका रोल पोर फार्मिंग प्रोटीन प्लस में एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो रोल बन जाएगा, तो देन नेक्स्ट जो क्या होगा, इसमें एंजाइम्स इंटर होंगे, एंजाइम्स दैट कैन प्रोमोट एपोप्टोसिस, लाइसिस हो जाएगी और ये सेल जो बस्ट हो जाएगा, इस तरह से किलिंग हो जाती है। तो इस तरह के सेल को हम कहेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल। उसके बाद जो हेल्पर टी सेल है, यकीनन हेल्पर टी सेल वर्ड से जा रहा है हेल्प। दी सेल सीक्रेट इंटरल्यूकन 2। आपको याद है कल के क्लास में हमने इंटरल्यूकन 2 का एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल पढ़ा था। इंटरल्यूकन 2 आगे जो बी सेल और साइटोटॉक्सिक
टी सेल को स्टिमुलेट करते हैं। सीक्रेट इंटरल्यूकिन 2 which stimulates the cell division of the T cell and B cell. B cell आगे क्या करेंगे? B cell यकीनन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। और T सेल कौन से? साइटोटॉक्सिक T सेल है जो जैसे साइटोटॉक्सिसिटी कराते हैं, इसी तरह से जो हेल्पर T सेल्स का ये रोल होता है। इन अदर वर्ड्स these cells recruit even more cells to help fight the pathogen. जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अगर बैक्टीरियम है, जैसे हमने कल भी जैसे पढ़ा था, कोई भी बैक्टीरियम में इंटर होता है मैक्रोफेज के अंदर, तो मैक्रोफेज इस बैक्टीरियम को किल भी करता है। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको सरफेस पे ले आते हैं। सरफेस पे ले आने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? MHC होता है। MHC में मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि जो हेल्पर टी सेल होता है, हेल्पर टी सेल का एक रिसेप्टर होता है जिसे कहते हैं टी सेल रिसेप्टर कहते हैं। टी सेल रिसेप्टर इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि CD4 और CD8, CD4 हेल्पर टी सेल के अंदर होते हैं, को रिसेप्टर के तौर पे होते हैं। जैसे देखें ये टी सेल रिसेप्टर है, एंटीजन को इसने रिकॉग्नाइज किया, बट ये CD4 है, CD4 ये को रिसेप्टर के तौर पे भी काम करते हैं। जब ये को रिसेप्टर इसके साथ जैसे ये बाइंड होंगे, मैच होंगे, फिर क्या होगा कि हेल्पर टी सेल होगा वो इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस करेगा। ये को रिसेप्टर का रोल है। ये जो रोल है को रिसेप्टर का रोल है, जो हेल्पर टी सेल में था, प्रोटीन था, इसका नेम था CD4। फिर इंटरल्यूकिन 2, आपको पता है इंटरल्यूकिन 2 जो क्या करेगा? यकीनन जो बी सेल को स्टिमुलेट करेगा, बी सेल को स्टिमुलेट करेगा कि एंटीबॉडी सीक्रेट करे। और इसी तरह से साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये सी का मतलब है साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल आपको पता है कि किलर सेल्स होते हैं और साइटोटॉक्सिसिटी के जरिए किल करेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे यानी हेल्पर टी सेल का, हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये शार्ट इसकी टर्म है, यकीनन थोड़ी से आप याद करेंगे। हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, मेमोरी टी सेल, सप्रेसर टी सेल। तो हेल्पर टी सेल, ये सेल जो है हेल्पर टी सेल है, उसका जो ये टी सेल रिसेप्टर है, इसे हम कहेंगे टी सेल रिसेप्टर। टी सेल रिसेप्टर के साथ एक और रिसेप्टर होता है, को रिसेप्टर, दैट इज कॉल्ड CD4। ये मैक्रोफेज है जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के तौर पे काम करता है। कौन सा एंटीजन? ये वाला एंटीजन, जैसे इसको सरफेस पे ले आया है, सरफेस पे ले आने वाला इसी सेल का प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं MHC कॉम्प्लेक्स। देन क्या होता है? टी सेल रिसेप्टर और इस एंटीजन के आपस में जैसे बाइंडिंग होगी, मैचिंग होगी। जैसे रिसेप्टर है तो पर्टिकुलर जो एंटीजन के साथ बाइंड होंगे, प्लस में को रिसेप्टर भी होगा, तो ये हेल्पर टी सेल अब स्टिमुलेट होगा, जिसके रिजल्ट में एक्टिव हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में हेल्पर टी सेल इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस करेगा। इंटरल्यूकिन 2 जैसे सिग्नल देता है आगे, जैसे उसको बताता है इम्यून सेल्स के किन सेल्स को, साइटोटॉक्सिक टी सेल को या बी सेल को बताता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल साइटोटॉक्सिसिटी कराएगा और बी सेल होगा जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। इस तरह से जो पैथोजन की किलिंग होती है। तो ये रोल जो है हेल्पिंग वाला रोल, हेल्पर टी सेल किसको हेल्प करता है? सबसे पहले किसी एंटीजन को आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस करता है, इंटरल्यूकिन के बाद साइटोटॉक्सिक टी सेल और बी सेल को जैसे ये मैसेज आता है, सिग्नल जाता है, देन ये एक्टिव हो जाते हैं और उसी पैथोजन को, उसी एंटीजन वाले पैथोजन को किल करते हैं, या जिस तरह से साइटोटॉक्सिसिटी के जरिए किलिंग करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे एंटीबॉडी। काफी सारे तरीके हैं जैसे आगे हमने पढ़े हैं। तो ये हेल्पर टी सेल का रोल है, हेल्पर टी सेल। ठीक है, हेल्पर टी सेल जैसे यकीनन जैसे हमने डिस्कस किया है काफी मर्तबा हेल्पर टी सेल के हवाले से। तीसरा जो टाइप है उसे हम कहेंगे सप्रेसर टी सेल। सप्रेसर टी सेल, सप्रेस लफ्ज की मीनिंग है किसी इम्यून रिस्पांस को शट डाउन करना। व्हेन इन्फेक्शन इज सक्सेसफुली रिमूव्ड, कोई भी पैथोजन है उसको हमारे इम्यून सिस्टम ने किल कर दिया, उसको ओवरकम कर दिया, हमारा इम्यून सिस्टम सक्सेसफुल हो गया, तो जाहिर है मजीद उस किस्म की मैकेनिज्म, मजीद उस किलिंग ऑपरेशन की अब मजीद कोई जरूरत नहीं होगी। एंड these cells begin to secrete एक प्रोटीन होंगे that inhibit the further proliferation of T cell, means further proliferation of T cell वो नहीं करेंगे। दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे इम्यून रिस्पांस है उसको शट डाउन करेंगे, उन्हें हम कहेंगे सप्रेसर टी सेल कहेंगे। that cells are called as suppressor T cell, suppressor T cell। suppressor T cell के बाद एक और सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेमोरी टी सेल। वर्ड से जा रहा है मेमोरी, मेमोरी रेफर्स टू यानी मेमोराइज करना, याद करना,
जहन में रखना, जैसे हम कहते हैं कि मेमोराइज करें, तो मेमोरी टी सेल दे रिमेन डार्मेंट। डार्मेंट की मीनिंग है खामोश ही रहते हैं, उनका कोई रोल नहीं होता है इम्यून सिस्टम के अंदर। पर आफ्टर द इनिशियल एक्सपोजर ऑफ एंटीजन, पर जब भी वही सेम एंटीजन या वही सेम पैथोजन प्रेजेंट्स इटसेल्फ अगेन इवन इफ इट इज ईयर्स लेटर, कभी भी अगर वो सेम पैथोजन अगर दोबारा से वो आता है, जैसे एक बार जैसे कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आता है तो उसके रिजल्ट में जैसे कई मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, मेमोरी टी सेल्स बन जाते हैं। तो जब भी वही सेम पैथोजन आता है, सेम पैथोजन आता है, तो फौरन उसको क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। द मेमोरी सेल्स आर स्टिमुलेटेड टू कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू हेल्पर टी सेल्स एंड हेल्प फाइट द पैथोजन। तो इस तरह से जो है पैथोजन से लड़ने की उनमें एबिलिटी होती है, पैथोजन से लड़ने में उनकी एबिलिटी होती है। अगेन जिस तरह से एक CD4 का को रिसेप्टर आपने पढ़ा है, अब हम जैसे CD8 को भी जैसे सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक डेंड्राइट सेल है, WBC डेंड्राइट सेल है, उसमें कोई भी वायरस इंटर होता है, जैसे इनगल्फ हुआ है, उसके बाद जैसे इसके पार्टिकल, वायरस के पार्टिकल सरफेस पे ले आते हैं, कौन ले आते हैं, एक प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं MHC क्लास 2 कहते हैं। तो इसको इस वायरस की पार्टिकल जिसे हम एंटीजन कहते हैं, ये वायरस प्रोटीन था, वायरल पेप्टाइड जिसे कह रहे हैं, टी सेल का रिसेप्टर इसके साथ बाइंड होगा, टी सेल का रिसेप्टर इसके साथ बाइंड होगा। तो एक और जैसे CD CD मेमोरी टी सेल के पास CD28 होता है, ये को रिसेप्टर है, ये किसके साथ बाइंड होगा, इसी तरह से एक CD80 के साथ ये बाइंड होगा। जब ये को रिसेप्टर इसके साथ बाइंड होंगे तो फर्दर जो है जैसे ये मेमोरी टी सेल्स जो होते हैं, मेमोरी टी सेल्स होते हैं जो स्टिमुलेट होते हैं और सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से भी जो है ये रोल हम जो पढ़ रहे थे, CD जो क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन प्रोटीन है, ये को रिसेप्टर के तौर पे ये इनका काम होता है या वर्क होता है को रिसेप्टर के तौर पे। मेमोरी टी सेल, तो यानी हमने 4 किस्म की जो यकीनन जैसे हमने लाइक आपको याद होगा कि 4 किस्म की जो टी सेल है उनको डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट बी सेल्स के रोल देखते हैं और उसके बाद बी सेल के हवाले से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप देखें कोई भी पैथोजन है, इन्वेडिंग पैथोजन है, पैथोजन जैसे ये बैक्टीरियम है, उसके सरफेस पे कुछ प्रोटीन है जिन्हें हम कहते हैं एंटीजन कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जैसे ये यही पैथोजन ये फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है, मैक्रोफेजेस इसको इनगल्फ करते हैं। तो फिर ये पैथोजन के पार्टिकल जो होते हैं, ये पैथोजन के पार्टिकल बी सेल के लाइक जो लाइक रिसेप्टर्स है उनके साथ ये बाइंड हो जाते हैं, बी सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं, बी सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वही सेल पैथोजन उसी पैथोजन को जब जब भी जैसे बॉडी में होता है या आता है, तो टी सेल जो एक्टिवेटेड टी सेल होते हैं इसको आइडेंटिफाई करते हैं या रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर आपको पता है कि इंटरल्यूकन प्रोड्यूस होते हैं और इंटरल्यूकन की वजह से बी सेल्स मजीद जैसे एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी तरह से फिर क्या होगा कि इसी बी सेल की जैसे क्लोनिंग लफ्ज इस्तेमाल होता है, क्लोनिंग की मीनिंग है सेल डिवीजन होगी और इसकी मेनी कॉपीज बनेगी। जब भी टी सेल इस पैथोजन को आइडेंटिफाई करेगा, इंटरल्यूकन स्टिमुलेट करेंगे बी सेल को, मजीद ये डिवाइड होगा। किस में डिवाइड होगा, एक बी सेल डिवाइड होगा प्लाज्मा सेल में और बी सेल आगे डिवाइड होगा मेमोरी सेल्स में। प्लाज्मा सेल क्या करेगा, प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी सीक्रेट करेगा। ये वाई शेप प्रोटीन आपको नजर आ रहे हैं, ये एंटीबॉडीज है। और इसी तरह से जो मेमोरी सेल्स होता है, आपको पता है मेमोरी सेल ये एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस करते हैं, बट मेमोरी सेल्स क्या करते हैं, इनकी सरफेस पे जैसे उस एंटीजन को रिसीव करने के लिए जैसे ये रिसेप्टर्स मौजूद हैं कि फ्यूचर में जब भी कोई ऐसा पैथोजन आएगा तो ये मेमोरी सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये जो है प्रोसेस होता है बी सेल की एक्टिवेशन का, बी सेल की एक्टिवेशन का। हेल्पर टी सेल का भी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हेल्पर टी सेल का, कि बी सेल को एक्टिवेट करते हैं। जब भी पैथोजन आता है तो हेल्पर टी सेल्स इंटरल्यूकन 2 प्रोड्यूस करते हैं, एक साइटोकाइन या लिम्फोकाइन जो स्टिमुलेट करेगा बी सेल को, किसमें, बी सेल को कन्वर्ट करेगा सेल डिवीजन के जरिए, एक प्लाज्मा सेल में बन जाएंगे, दूसरे इफेक्टर सेल में बन जाएंगे। प्लाज्मा सेल्स होंगे वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे और ये मेमोरी सेल्स होंगे दे डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडीज बट
उनकी सरफेस पे एक खास किस्म के जो रिसेप्टर्स आ जाते हैं और ये रिसेप्टर्स आके किसी भी पैथोजन के साथ आके बाइंड करेंगे, फौरन ही उसकी जो किलिंग करते हैं। ये बी सेल की एक्टिवेशन का लाइक पोर्शन है जो हमारे बुक के अंदर है, डिस्क्रिप्शन है, तो हम डिस्कस करेंगे जो बुक की जो पॉइंट्स है। बी सेल डिफरेंशिएटेड इन द बोन मैरो, इसी वजह से नेम बी सेल आया। बी सेल एक्सप्रेस स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन देयर सेल मेम्ब्रेन, द बी सेल रिसेप्टर्स। जिससे थोड़ी देर पहले हमने देखा कि बी सेल में एक खास किस्म के जो रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं बी सेल रिसेप्टर। जैसे बी सेल रिसेप्टर, जैसे प्रोसेस एंटीजन जिसके साथ आके बाइंड होता है, ये बी सेल रिसेप्टर है। बी सेल रिसेप्टर है। रिसेप्टर किसको रिसीव करेगा? एक खास किस्म के एंटीजन को इसके साथ आके जो बाइंड होती है उससे हम कहते हैं बी सेल रिसेप्टर कहते हैं। टी सेल रिसेप्टर, बी सेल रिसेप्टर। बी सेल receptors, BCR, B cell receptors allow the B cell to bind a specific antigen। हर खास किस्म के एंटीजन, क्योंकि जो ये रिसेप्टर्स होते हैं उनकी शेप भी स्पेसिफिक होती है, जो खास किस्म के की बाइंडिंग होती है, अगेंस्ट विच विल इनिशिएट द एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। उसके बाद जैसे वो एंटीजन उसके साथ बाइंड होगा तो ही देन जो फर्दर प्रोसेस जो होगा या जो फर्दर जो इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट होगा। जब तक एंटीबॉडी और रिसेप्टर की जैसे बाइंडिंग नहीं होती है तो बी सेल फर्दर एक्टिवेट नहीं होता है। सो लाइक टी सेल देयर आर मिलियंस ऑफ बी सेल टाइप्स। जैसे टी सेल के भी टाइप है, बी सेल के भी ऐसे डिफरेंट टाइप्स है, क्योंकि हर बी सेल की सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं, उनकी स्पेसिफिक शेप होती है, खास शेप होती है, वो खास किस्म के एंटीजन के साथ बाइंड हो सकते हैं। ऐसे नहीं है कि एक बी सेल हर किस्म के एंटीजन के साथ बाइंड हो, इस तरह से नहीं होगा। तो इस वजह से मिलियंस ऑफ बी सेल्स के टाइप्स हैं फाउंड इन द बॉडी, ईच एंड स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर एंटीजन। हर बी सेल एक पर्टिकुलर एंटीजन को उसके रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं, एंटीजन को बाइंड करेंगे एंटीजन के साथ, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। ये बी सेल का भी इसी तरह से रोल है। एक्टिवेशन कैसे होती है? बी सेल एक्टिवेशन बिगिंस व्हेन बी सेल बाइंड्स टू एन एंटीजन वाया इट्स बी सेल रिसेप्टर। बीसीआर का मतलब है बी सेल रिसेप्टर। तो जब भी जैसे आपने देखा कि कोई भी जैसे ये रिसेप्टर है उसके साथ जैसे एंटीजन जब बाइंड होगा तो उसके बाद ही जैसे प्रोसेस जो आगे स्टार्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? एक्चुअली बी सेल्स आर स्टिमुलेटेड टू बाइंड विद अ स्पेसिफिक एंटीजन बाय इंटरल्यूकन 2 प्रोटीन। इंटरल्यूकन 2 कौन प्रोड्यूस करता है? कल भी पढ़ा था, आज भी हमने जैसे डिस्कस किया है, हेल्पर टी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं इंटरल्यूकन 2। इंटरल्यूकन 2 which are secreted by the helper T cells. After binding with a specific type of antigen, the B cells divide to produce two types of cells. कौन सी सेल? प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स होते हैं, आपको पता है प्लाज्मा सेल्स का काम है एंटीबॉडी। प्लाज्मा सेल्स का काम होता है एंटीबॉडी सीक्रेट करना। ये जैसे वाई शेप के आप स्ट्रक्चर नजर आ रही है तो ये एंटीबॉडी है। बट जो मेमोरी सेल्स होगा ये एंटीबॉडीज नहीं सीक्रेट करेंगे। मेमोरी सेल्स जैसे फ्यूचर में या री इन्फेक्शन या सेम पैथोजन आता है तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ये रोल होता है मेमोरी सेल। हमने कई बार जैसे ये चीजें डिस्कस की हैं, कई बार ऐसी चीजें डिस्कस की है। उसके बाद जैसे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। प्लाज्मा क्लोन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू सीक्रेट बल्क क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडीज। यू नो वेरी वेल, अभी हमने जैसे पढ़ा था प्लाज्मा सेल का काम होता है कि एंटीबॉडीज मिलियंस की तादाद में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। प्लाज्मा सेल्स का काम ही यही होता है, एंटीबॉडीज सीक्रेट करना। आफ्टर बी सेल्स बिकम प्लाज्मा सेल्स दे live only for a few days but secrete a great deal of antibody during this time। और जाहिर है इनकी एज तो महदूद है, मुख्तर है, ये WBCs हैं तो वो आखिर में जैसे मर ही जाते हैं। बट बी सेल्स का काम क्या हुआ? बी सेल्स ये ऐसे प्लाज्मा सेल्स हैं, एंटीबॉडीज की तादाद बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं और एंटीबॉडीज ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं प्लाज्मा पोर्शन के अंदर। A plasma cell can produce more than 10 million molecules of antibody per hour। तो देखिए बहुत ही बड़ी तादाद है। एंटीबॉडीज एक्चुअली है क्या? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, वाई शेप स्ट्रक्चर है
और ये एंटीबॉडीज हर मखसूस किस्म की एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो वर्क करते हैं, उसको बाइंड करते हैं उसके साथ, और देन उसकी जो है आइदर न्यूट्रलाइजेशन किलिंग करेंगे या इम्यून दूसरे इम्यून सेल्स के कंपोनेंट्स हैं उनको स्टिमुलेट करेंगे। और इस तरह अल्टीमेट मकसद ये होता है कि एंटीबॉडी किसी भी पैथोजन की किलिंग में इम्पोर्टेंट उनका रोल होता है, उनको कंट्रोल करना ये इनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। इन द सेम इफ द सेम एंटीजन एंटर्स द बॉडी लेटर, या लेटर की मीनिंग है बाद में, फ्यूचर में कभी भी री इन्फेक्शन होता है, दोबारा वही सेम पैथोजन एंटर होता है, द मेमोरी बी सेल्स डिवाइड टू मेक मोर प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स that can protect against future attacks by the same antigen or same pathogen. Same pathogen or same antigen आएगा तो memory B cells का एक important role होता है. Stimulation of B cells to divide into plasma clone cells and memory B cells and secretion of antibodies by plasma clone cells is called humoral and cell mediated immune response. आगे जैसे humoral cell mediated immune response, अगेन एक इलस्ट्रेशन में हम आते हैं कि जैसे सबसे पहले जैसे बी सेल है, उसके बी सेल में एक रिसेप्टर्स भी मौजूद है, बी सेल के ये रिसेप्टर मौजूद है। ये रिसेप्टर किस मकसद के लिए होते हैं? ये रिसेप्टर होते हैं पर्टिकुलर टाइप की एंटीजन के साथ बाइंड हो सके, उसके लिए ये जो रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बी सेल रिसेप्टर, मेम्ब्रेन बाउंड जैसे ये एंटीबॉडीज। बट ये काम क्या करते हैं? ये काम करते हैं एज अ रिसेप्टर के तौर पे, किसको रिसीव करेंगे? रिकॉग्नाइज करेंगे, किसी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब भी ये एंटीजन ये इस रिसेप्टर के साथ जैसे बाइंड हुआ, ये रिसेप्टर जैसे वाई शेप स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, ये बी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जैसे मौजूद है, ये बी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके साथ ये रिसेप्टर्स मौजूद है। तो जब भी एंटीजन डिफरेंट टाइप के, आप देखें एंटीजन तो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वेरियस टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि बी सेल्स के भी मिलियंस टाइप्स उसमें जैसे होते हैं। वाई? बिकॉज हर एक जैसे आप देखें ये जो है ऐसे रिसेप्टर है, इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे। तो यानी यकीनन एक पर्टिकुलर टाइप की यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट होगी जिसके साथ ये एंटीजन इसके साथ बाइंड होगा। जैसे ही बाइंड होगा तो आपको पता है कि आगे जैसे इसमें सेल डिवीजन होगी, क्लोनिंग होगी, प्रोलिफरेशन जिसे कहते हैं, जिसके रिजल्ट में क्या होगा कि बी सेल एक प्लाज्मा सेल में डिवाइड हो जाते हैं, जो आगे इस एंटीजन को बाइंड करने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे मिलियंस की तादाद में, और दूसरे एक मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। जो मेमोरी सेल्स फ्यूचर में इस तरह की अगर कोई एंटीजन आया तो यकीनन उसको जो आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये रोल होता है बी सेल का, रोल होता है, ये रोल है बी सेल का। उसके बाद जैसे आप देखें कि फॉर एग्जांपल जैसे ये बी सेल था, बी सेल एक्टिवेटेड बी सेल किस में डिवाइड हुआ? प्लाज्मा सेल में। प्लाज्मा सेल ने क्या किया? प्लाज्मा सेल ने एंटीबॉडीज सीक्रेट किए, बट ऐसे बी सेल्स जो एंटीबॉडीज नहीं बनाते हैं वो क्या बन जाएंगे? वो बन जाएंगे मेमोरी बी सेल। मेमोरी बी सेल की निशानी क्या है? उनकी सरफेस पे ऐसे एंटीजन को रिसीव करने के प्रोटीन बन जाते हैं। तो इस तरह से जो है यकीनन जैसे एक मैकेनिज्म है बी सेल की, किस तरह से जो बी सेल वर्क करता है, ठीक है, किस तरह से बी सेल वर्क करता है। होपफुली आपने इसको सीख लिया होगा। हालांकि और कई इलस्ट्रेशन है बट हमने काफी सारी चीजें सीख ली हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं कि एंटी बॉडी की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि एंटीबॉडी जो है वाई शेप स्ट्रक्चर होती है। एंटीबॉडी से प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है, वाई शेप प्रोटीनियस स्ट्रक्चर। एक ऐसी चेन होती है जिससे हम कहते हैं हैवी चेन कहते हैं। वर्ड से जाहिर है, जो जाहिर है बड़ी चेन है, इसे हम कहते हैं हैवी चेन कहते हैं। और दूसरी जो चेन होती है उसे हम कहते हैं लाइट चेन। जैसे ये छोटी चेन है, इन्हें हम कहते हैं लाइट चेन कहते हैं, इन्हें कहते हैं लाइट चेन। हैवी चेन हो या लाइट चेन हो, प्रोटीन के बने हुए हैं तो उनकी एक सीरीदार सीक्वेंस जो होती है वो परमानेंट होती है। जैसे ये सी जो है कांस्टेंट और परमानेंट सीक्वेंस है, बट उसकी जो टिप होती है, एंड होती है, वो वेरिएबल होती है। वेरिएबल की मीनिंग है इनकी शेप डिफरेंट होगी, बिकॉज यहाँ पे ये जो जगह है, प्लेस है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है, इसके साथ पर्टिकुलर टाइप का एंटीजन आके इस साइट पे आके बाइंड होगा। तो ये जो एंड है ये वेरिएबल है। इसी तरह से लाइट चेन है, लाइट चेन के अंदर भी एक जो है कांस्टेंट सीक्वेंस होती है जिसकी एंड दूसरी साइड पे जो है
वो भी वेरिएबल होती है। तो आप देखिए ये पॉइंट ऐसी पॉइंट बन गई है, इसमें पर्टिकुलर टाइप की ही एंटीजन बाइंड हो सकेगी। जिस तरह से हमने पहले ही पढ़ा है कि एंटीबॉडीज की जो टाइप्स हैं मिलियंस की तादाद में, मिलियंस की तादाद में डिफरेंट टाइप के जो है अलाइक एंटीजन के साथ बाइंड करने की उनमें एबिलिटी होती है। तो यकीनन यहाँ पे एक शेप भी उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। जो एंटीजन है तो एंटीबॉडी की शेप कॉम्प्लीमेंट्री होगी तो उसके साथ बाइंडिंग होगी, मैचिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो सबसे पहले हम एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर नोट करते हैं कि 2 लाइट चेन है, 2 हेवी चेन है, टोटल 4 चेन्स है। 2 लाइट चेन है, 2 हेवी चेन है। जैसे ये हेवी चेन है, ये हेवी चेन है, और ये लाइट चेन है, ये लाइट चेन, छोटी चेन जो लाइट चेन है। हर एक चेन के अंदर एक जैसे कांस्टेंट, सी फॉर कांस्टेंट, वी फॉर वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल। वेरिएबल क्यों? वाई? बिकॉज इसके साथ जो क्या होगा, इसके साथ यकीनन इन पॉइंट्स पे जो है एंटीजन बाइंडिंग साइट है, तो पर्टिकुलर टाइप का एंटीजन आके बाइंड होगा। तो यहाँ की जो शेप है हर एंटीबॉडी की डिफरेंट होगी, चेंज होगी, इस वजह से वेरिएबल 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 वेरिएबल। तो यही पॉइंट्स हमारे बुक के अंदर डिस्कस है। अगर आप थोड़ी डायग्राम को जहन में रखेंगे यकीनन तो आसानी से समझ सकते हैं। जैसे वाई शेप्ड मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है, जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडी कहते हैं, which consists of 4 polypeptide chains. कौन सी 4 है? 4 polypeptide chain है। 2 identical long chains called heavy chains and 2 identical short chains called short chains कहेंगे। Identical की मीनिंग एक जैसी, एक identical, ये इसकी दूसरी identical, ये एक दूसरे जैसी सेम है। इसी तरह से ये भी एक जैसी सेम है। आइडेंटिकल की मीनिंग 2 लाइट चेन आपस में एक जैसी सेम होगी। जैसे इसका एंड भी देखें सेम है, इसका जो है टिप भी एंड देखें सेम है, ये भी देखें सेम है, लेंथ भी सेम होगी, अमाइनो एसिड की सीक्वेंस वगैरह भी सेम होगी, तो हम उससे कहते हैं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल लफ्ज की मीनिंग होती है सेम और सिमिलर। शॉर्ट चेन एक दूसरे जैसी है और लॉन्ग चेन्स भी एक जैसी है, सेम है, सिमिलर, उनमें कोई फर्क नहीं है। इसी तरह से ईच चेन हैज अ कांस्टेंट सेगमेंट, सी फॉर कांस्टेंट जो परमानेंट जो सीक्वेंस है, सी फॉर कांस्टेंट, वी फॉर वेरिएबल। हर एक के अंदर कांस्टेंट पार्ट है, हर एक के अंदर लॉन्ग चेन हो या शॉर्ट चेन हो, उनके अंदर एक पार्ट जो है कांस्टेंट होता है। एंड कांस्टेंट सेगमेंट एंड फंक्शनल सेगमेंट जो एक वेरिएबल सेगमेंट है, वेरिएबल मींस डिफरेंट है। हर एंटीबॉडी के अंदर जो है ये पार्ट जो होगा डिफरेंट होगा, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर टाइप की एक यहाँ पे शेप बन जाती है जो एक पर्टिकुलर टाइप की एंटीजन के साथ यहाँ पे यकीनन बाइंडिंग होगी। तो यहाँ पे ये हर एंटीबॉडी की ये पार्ट होगी, ये वेरिएबल होगी। मिलियंस की तादाद में हमारी बॉडी के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं जो एंटीजन को रिसीव करती हैं। एंटीजन को रिसीव करने की जाहिर है सबके अलग अलग जो एंटीजन होंगे, तो ये पार्ट जो वेरिएबल होता है। द इन द कांस्टेंट, in the constant segment of the heavy chain, the amino acid sequence is constant within a particular immunoglobulin class. एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, आईजी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसे इम्यूनोग्लोबिन। एंटीबॉडी इज आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन। On the other hand, variable segment जो V है consists of different amino acid sequence in every antibody। जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया, मिलियंस की तादाद में एंटीबॉडीज होती है, हर एक के अंदर जो ये टिप है ये वेरिएबल होगी, हर एंटीबॉडी की जो है ये डिफरेंट होगी। Therefore they act as an antigen binding site। इस वजह से ये जो दोनों, ऐसे नहीं कि एक लाइट चेन या हेवी, दोनों ये जो पार्ट है, दोनों पार्ट जैसे हर एक मखसूस किस्म की एंटीजन के साथ बाइंड हो सकते हैं। ईच एंटीबॉडी हैज 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट। 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट कौन सी? जैसे ये भी बाइंडिंग साइट है, इसी तरह से ये भी बाइंडिंग साइट है, दोनों बाइंडिंग साइट है दोनों एंड से। बट ये लाइट और हेवी चेन दोनों मिलकर जो है बाइंडिंग साइट बनाते हैं। कैसे बाइंडिंग साइट बनाते हैं हम इस पे जरा देखते हैं कि हाउ एंटीबॉडी इज अटैच्ड, किस तरह से अटैच होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, ये बाइंडिंग साइट है, एक बाइंडिंग साइट, ये दूसरी बाइंडिंग साइट है, तो ये काफी सारे एंटीजन पड़े हैं। तो इस तरह का एंटीजन इसके साथ बाइंड नहीं होगा, ये भी एंटीजन इसके साथ बाइंड नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये भी इसके साथ बाइंड नहीं होगा, ये भी इसके साथ बाइंड नहीं होगा। सिर्फ इस तरह का जो एंटीजन होगा यकीनन जो उसकी शेप इस तरह की होगी तो ये बाइंड हो सकता है। इस तरह से डिफरेंट ये जिस तरह से आप देखें वेरिएबल सेगमेंट है तो बाइंडिंग साइट है, तो आप देखेंगे यकीनन ये छोटे बच्चे भी इसके साथ इसको मैच कर लेंगे कि यानी ये जो एंटीजन इस तरह का होगा यकीनन जो इसके साथ बाइंड होगा। बाकी डिफरेंट
जिनकी शेप्स हैं तो यकीनन ये इसके साथ बाइंड नहीं होगा। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस की तादाद में एंटीबॉडीज होती हैं और हर एक की जो बाइंडिंग साइट होती है वो अलग-अलग होती है। कल भी कई मर्तबा और इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि एंटीबॉडीज किस तरह से हमारी बॉडी को डिफेंस करती हैं, उनका तरीका क्या है। जैसे ये वाई शेप स्ट्रक्चर एंटीबॉडी है, कोई भी वायरस आता है तो उसको ये जैसे ट्रैप कर लेते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज ब्लॉक वायरल बाइंडिंग साइट्स, कोट बैक्टीरिया वगैरह, इस तरह से एंटीबॉडीज इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अग्लूटिनेशन, जैसे आप देखिए वाई शेप स्ट्रक्चर प्रोटीन, ये सारे जो एंटीबॉडीज हैं, बैक्टीरिया, काफी सारे बैक्टीरिया को इनको इन्होंने क्लाट कर दिया, ट्रैप कर दिया, तो ये भी एंटीबॉडीज इस तरह से जो है इनको किल करती है, और यानी पैथोजन को आगे मल्टीप्लाई होने नहीं देती है, पैथोजन को हमारी बॉडी को नुकसान होने नहीं देते हैं। वाई बिकॉज ऑफ ये पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडीज है इन बैक्टीरिया के साथ जैसे अटैच हो जाती है, प्रिसिपिटेशन हो जाती है, खासतौर पे एंटीजन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको जैसे एक प्रिसिपिटेट बना लेते हैं, तो ये भी काम जो है एंटीबॉडीज का है। अगर ये सिलसिला इस तरह से होगा तो आगे क्या होगा, दे इनहांस और प्रोमोट द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि जैसे ये बैक्टीरियम है और उसके साथ एंटीबॉडीज है, तो मैक्रोफेज इसको इनगल्फ कर देगा और यकीनन ये बैक्टीरिया की इसकी किलिंग हो जाती है। तो ये रोल होता है एंटीबॉडीज का। इस तरह से एक और जो रोल है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को जैसे एक्टिवेट करना, जैसे आपको ये पर्पल कलर की जो मॉलिक्यूल वाई शेप नजर आ रहे हैं ये एंटीबॉडीज हैं। जब भी एंटीबॉडीज किसी फॉरेन सेल के साथ बाइंड करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी इन एंटीबॉडीज के साथ अटैच हो जाता है। फिर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन यहाँ से अलग हो जाएंगे, एक एक होके अलग अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद ये जो फॉरेन सेल है, ये जो बैक्टीरियल सेल है, इसमें एक एक अलग होने के बाद ये आप यकीनन ग्रीन कलरेशन आप देख रहे हैं, तो ये एक एक प्रोटीन होके ट्रांस मेम्ब्रेन पोर या होल बना लेंगे। ट्रांस मेम्ब्रेन की मीनिंग होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो ये होल बन गया। होल बनने की वजह से सेल की लाइसिस होगी और इस बैक्टीरियम की, इस फॉरेन सेल की यकीनन किलिंग हो जाएगी। इस तरह से जो एंटीबॉडीज जो है हमारी बॉडी को डिफेंस करती हैं। जब भी हम कोई वैक्सीनेशन लेते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो उसके रिजल्ट में उस पर्टिकुलर टाइप के पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है। कौन सी एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज प्रोटीन्स हैं जिनकी वाई शेप स्ट्रक्चर है और जिनकी एंड्स जो है वेरिएबल सेगमेंट होती है, पर्टिकुलर टाइप के एंटीजन के साथ बाइंड होंगे। और किलिंग का तरीका क्या है, एंटीबॉडी किस तरह से डिफेंस हमारी बॉडी को करते हैं, ये फिनोमेना होता है जो किसी बुक में नहीं है। किसी बुक में इलस्ट्रेशन ऐसी नहीं है। आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए इस तरह से एक बेहतरीन इलस्ट्रेशन है, यकीनन इससे आप फायदा लेंगे कि हाउ एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट आवर बॉडी। तो इस तरह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करें। जैसे हाँ टाइम है ना, टाइम आहे ना खत्म ना ना पूछा सर अज देर सां क्लास शुरू है। बस एक आखिरी हेडिंग है इम्यून सिस्टम की, हवाले से सर ममता साहब से रिक्वेस्ट की है, या इसको या शाम को रखते हैं। आखिरी हेडिंग छोटी होगी, 15-20 मिनट की होगी, ये कंप्लीट नहीं होगी कल हम। सर ममता साहब ने भी रखा, सर खालिद साहब ने क्लास रखा है। अच्छा बस हाँ 5 मिनट की एक, चलो ठीक। तो यही सेम चीजें लाइक एंटीबॉडी किस तरह से वर्क करते हैं। तो मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज वर्क इन डिफरेंट वेज। द एंटीबॉडी कैन बाइंड टू एंटीजन फॉर्मिंग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स प्रोमोट फेगोसाइटोसिस। थोड़ी देर पहले हमने जैसे देखा था कि किस तरह से फेगोसाइटोसिस कराते हैं। तो जब भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसके रिजल्ट में फेगोसाइटोसिस का अमल हो जाता है। वरना अगर ये जस्ट बैक्टीरियम होता तो इस मैक्रोफेज के लिए आइडेंटिफाई करना कि कौन सा पैथोजन है, जरा डिफिकल्ट हो जाता। तो इसके साथ जब एंटीजन बाइंड है तो यकीनन ये प्रोमोट्स द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। तो ये फेगोसाइट डब्ल्यूबीसी हमारे फेगोसाइटोसिस करा लेते हैं। तो पहली पॉइंट, दे आल्सो एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को किस तरह से एक्टिवेट करते हैं, बुक के अंदर ऐसी कोई डायग्राम नहीं है, बट आप यहाँ से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जब भी कोई बैक्टीरियम है या फॉरेन सेल है तो उसकी सेल मेम्ब्रेन के साथ ये एंटीबॉडीज बाइंड कर देती है। जब एंटीबॉडीज बाइंड करती हैं तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है।
जब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन अटैच हो जाता है तो उसके जितने भी, जैसे आपको पता है 30 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, तो ये जो खास तौर पे जैसे जिस तरह से पोर फार्मिंग प्रोटीन होते हैं, ये अलग हो जाएंगे और पोर बनाएंगे और इस सेल की जो लाइसिस कर देते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को भी एंटीबॉडीज जो है एक्टिवेट करती है। इसी तरह से एंटीबॉडीज कैन कंबाइन विद टॉक्सिन्स टू न्यूट्रलाइज द एंटीटॉक्सिन। तो उनका कोई टॉक्सिन होगा, उसको भी जैसे उसके साथ भी बाइंड करके उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। जैसे इस तरह से जो है प्रिसिपिटेट कर देंगे या अग्लूटिनेशन कर देंगे या जिस तरह से न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन की मीनिंग है टॉक्सिन के इर्द गिर्द, जैसे ये न्यूट्रलाइजेशन का फिनोमेना। जैसे ये तो वायरस है, बट जो टॉक्सिन का पार्टिकल होगा उसके इर्द गिर्द जैसे एंटीबॉडीज आ जाएगी, तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। उससे अमल को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। जैसे डिफेंस स्ट्रेटेजी में ये होता है कि अगर कोई ऐसा एक बंदा, चोर डाकू वगैरह जो कुछ भी है, तो जाहिर है उसके पास वेपन होता है, तो सबसे पहले उसको ट्रैप करते हैं। ट्रैप करने के बाद उसकी एक तलाशी होती है कि भाई इसमें कौन से वेपन वगैरह है। वेपन निकाल देते हैं तो फिर एक जैसे हम कहेंगे कि अब ये न्यूट्रल होगा, अब इसके पास कोई भी लड़ने की जो है कोई चीज नहीं है, तो उससे भी न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, न्यूट्रल न्यूट्रल हो गए। हाँ। सही सही। सो इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी आर इनबॉर्न और एक्वायर्ड, और इनबॉर्न आर इनेट और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनबॉर्न की मीनिंग होती है इनेट और इनबॉर्न, जो इंसान को पैदाइशी जो डिफेंस सिस्टम मिलता है उसे कहते हैं इनबॉर्न। और एक्वायर्ड जो होती है, एक्वायर्ड की मीनिंग होती है जो वैक्सीनेशन के जरिए या जिस तरह से अगर कोई भी एक पैथोजन जैसे हमारी बॉडी में इंटर होता है, उसके बदले में एंटीबॉडीज बन जाती है, मेमोरी सेल बन जाती है, तो लेटर ऑन जैसे या उसको हम स्टिमुलेट करते हैं किसी एंटीजन दे के, वैक्सीनेशन दे के, फिर जो है अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो होता है आपको पता है बी सेल्स और टी सेल्स के जरिए जो है अचीव होता है। एबिलिटी ऑफ इनेट सिस्टम टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट स्पेसिफिक। आपको याद है यकीन, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस नॉन स्पेसिफिक इन नेचर है, इनबॉर्न और बट acquired or adaptive immune system होता है जो specific in nature है। First and second line of defense that you have already studied in this chapter are part of innate or inborn immune system. Highly specific protection is provided by the acquired or adaptive part of the immune system. It takes several days for the system to become fully functional. Several days इस तरह से जाहिर है जैसे बी सेल्स बनेंगे, एक्टिवेशन होगी, तो उसको कई जो है टाइम लगता है, फिर जो है जैसे एक्वायर्ड आर इम्यून से। बाकी ये तो डायरेक्ट जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस नॉन स्पेसिफिक नेचर है और ये स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। इस तरह से टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम के हवाले से जस्ट एक इलस्ट्रेशन देखते हैं और इसमें आप मजदूर याद कर लेना, समझ लेना। जो इम्यूनिटी होती है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी इम्यूनिटी होती है जिसे हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप्स इन द रिस्पांस टू एन इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। जैसे एक नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये होता है जैसे किसी पर्सन को अगर चिकन पॉक्स होती है, चिकन पॉक्स की डिजीज होती है, वायरल डिजीज है, जिंदगी में जैसे एक बार जिसको चिकन पॉक्स होता है उसके बाद फ्यूचर में उसको चिकन पॉक्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है चिकन पॉक्स? वाई? बिकॉज उसकी बॉडी ने खुद ब खुद उस पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर ली है। ऐसे नहीं है कि चिकन पॉक्स का वायरस फ्यूचर में उसको नहीं लगता, लगता होगा, बट क्या है कि उसकी बॉडी के अंदर नेचुरली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई, एंटीबॉडीज डेवलप इन द रिस्पांस टू द इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन एक बार होगा उसके बाद जिस तरह से लाइफ टाइम प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो ये है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरी है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल किस तरह से? बाय वैक्सीनेशन करवाते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इम्यूनिटी डिफरेंट टाइप की जो डिजीज हैं उनकी अगेंस्ट वैक्सीनेशन कराते हैं। वैक्सीनेशन इज द आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरी इम्यूनिटी है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी ये होती है कि जैसे हमारी बॉडी खुद वो एंटीबॉडीज उसने नहीं प्रोड्यूस की है, किसी दूसरे पर्सन से या किसी दूसरे एनिमल से जो एंटीबॉडीज मिलती है उसे हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। जैसे आपने नेचुरल इम्यूनिटी का एग्जांपल लिया कि चिकन पॉक्स जिंदगी में जैसे एक बार किसी को होते हैं, नेक्स्ट टाइम नहीं होंगे, बिकॉज नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से एंटीबॉडीज बन जाती है। उसके बाद आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन के जरिए, यानी हमारी अपनी ही बॉडी ने जैसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस,
वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन का प्रोसेस जिसमें एंटीजन इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं ताकि उसके बदले में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो। जैसे फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, बूस्टर डोज, इसका मतलब यही होता है कि एक तो एंटीबॉडीज की तादाद ज्यादा हो, नंबर टू उसके अंदर जैसे मेमोरी सेल्स भी बने ताकि फ्यूचर में इन केस री इन्फेक्शन हो तब भी जैसे वो उसकी किलिंग हो सके। तो ये हुआ एक्टिव इम्यूनिटी का, इसका मतलब है हमारी बॉडी का स्टडी हो। और पैसिव इम्यूनिटी अदर अदर पर्सन और अदर एनिमल, जैसे फॉर एग्जांपल एक होती है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। जैसे आपको पता है कि प्रेग्नेंट मदर जो होती है अपने यंग वन जिसकी डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसमें एंटीबॉडीज जो है ट्रांसफर कर रही होती है। इसके अलावा मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है जिससे कहते हैं कोलेस्ट्रम कहते हैं, थिक मिल्क होता है, उसके अंदर भी कई एंटीबॉडीज होती है। तो यानी मदर ने अपने यंग वन को एंटीबॉडीज दी, किसके जरिए? एक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दूसरा जो है ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग के जरिए। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कि ये जो है नेचुरल नेचुरल जैसे एक पैसिव इम्यूनिटी है। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि जैसे पहले कोई पर्सन वैक्सीनेटेड हो, पहले किसी पर्सन के पास उनकी एंटीबॉडीज हो, वो लेके दूसरे लाइक पर्सन और इंडिविजुअल में या ऑर्गेनिज्म में दी जाए तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, जिसका हम एक एग्जांपल इलस्ट्रेशन में नोट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टेटनस की वैक्सीन, हमारे बुक के अंदर भी जिक्र है। टेटनस का जो टॉक्सिन होगा, वैक्सीन होगी, वो किस तरह से बनाई जाती है? पहले हार्सेस को दी जाती है, हार्स जो इम्यूनाइज होता है, हार्स की जिस तरह से देन सीरम सीरम को निकालते हैं और उसमें जैसे क्या बनाते हैं, उसमें उसमें यकीनन सीरम के अंदर एक प्रोटेक्टिव नेचर है, किसी पर्सन को हम लगाएंगे तो वो पर्सन अब जो है इम्यूनाइज हो जाएगा। तो यानी ये ऐसी एंटीबॉडीज कहाँ से मिली? किसी दूसरे एनिमल से, दूसरे एनिमल से लेके ह्यूमन बीइंग में लगाई गई, तो इसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो ये 4 एग्जांपल हैं, आप यकीनन विद एग्जांपल नोट करें, एसटीबी बुक के अंदर भी मौजूद है। इस तरह से इम्यून सिस्टम का यानी टॉपिक फिनिश हुआ। अब हम कोई नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। सी यू बाय नेक्स्ट फिजिक्स की क्लास में।